नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र को लेकर मोदी सरकार और विपक्षी दलों की ओर से सियासी बिसात बिछने लगी है। इस समय फेसबुक और एलएसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। लद्दाख में 20 सैनिकों की शहादत पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। देश में कोरोना महामारी के चलते पहली बार वर्चुअल अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार अवार्डियों को ट्रॉफी और ड्रेस समेत उनके पास से साई सेंटर में बुलाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन से महामहिम रामनाथ कोविंद खिलाड़ियों को साई सेंटर में प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के फैसले के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र की एक देश एक परीक्षा के कदम का राज्य लाभ उठाएगा। एनआरए की परीक्षा के अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से राज्य के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर हो रही भारत और चीन के बीच WMCC की चौथी बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। दोनों देश अपने अपने रुख पर कायम हैं। दोनों देशों ने मामले को शीघ्र आधार पर निपटारे के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। पैंगोंग त्सो समेत कई अन्य तनावग्रस्त इलाकों से सहमति के बावजूद चीन पीछे नहीं हट रहा है। डेपसोंग में भी चीन अपनी सेना का भारी जमावड़ा कर भारतीय सेना को अपने इलाके में गश्त से रोक रही है, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना सभी जगहों पर बराबर की ताकत से डटी हुई है। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार 17 विधेयक पेश कर उन्हें पारित कराने की कोशिश कर सकती है। प्रश्नकाल स्थगित कर कानून व्यवस्था और कोरोना पर चर्चा कराने की विपक्ष मांग कर सकता है। ऐसे में यदि कोरोना पर चर्चा की अनुमति नहीं मिली तो विपक्षी सदस्य हंगामा कर सकते हैं। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहने के बाद मायावती ने अपील की है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा कर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में बाधा न डालें। पहले दिन सपा विधायकों ने सड़क से सदन तक हंगामा किया था, जिससे कई बार सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा था। वहीं कांग्रेस विधायक भी हंगामा करने में पीछे नहीं रहे। वामपंथी छात्र संगठन आज जेईई मेन, नीट और सीबीएसई परीक्षा के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सितंबर में आयोजित होने वाली इन तीनों राष्ट्रीय परीक्षाओं को स्थगित करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना के चलते परीक्षा के दौरान छात्रों के संक्रमित होने का खतरा है। फेसबुक के मुद्दे पर केंद्र और कांग्रेस के बीच जारी जुबानी जंग के बीच भाजपा सांसदों ने शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शशि थरूर को आईटी से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर जारी चर्चा में अब रॉबर्ट वाड्रा भी कूद गए हैं। वाड्रा का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष के बारे में सामूहिक रूप से पार्टी फैसला लेगी। वाड्रा ने कहा कि हम राजीव और सोनिया के सपनों के साथ देश के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर जल्द से जल्द आम सहमति बनाने का आग्रह किया है। नायडू ने कहा कि अगर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा तो देश की प्रगति बाधित होगी। भारत के मिशन चंद्रयान 2 ने बृहस्पतिवार को चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 के उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने कहा है कि अभी चंद्रयान 2 में इतना ईंधन बचा हुआ है कि आगे 7 साल तक काम करता रहेगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल के दाम में करीब 19 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में डीजल और पेट्रोल के दाम कल की तरह ही हैं। 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। आगरा की डॉक्टर योगिता गौतम मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने लेडी आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी से पूछताछ के बाद बताया कि लेडी डॉक्टर योगिता की जान लेने वाले विवेक ने गला दबाने और चाकू मारने के अलावा भी 3 गोलियां मारी थी। डॉक्टर योगिता के शादी से मना करने पर विवेक ने लेडी डॉक्टर की जान लेकर लाश को खाली प्लाट में फेंक दिया था। कुलभूषण जाधव मामले की पाकिस्तान कोर्ट में सुनवाई के लिए भारत ने अपना वकील लगाने का ऐलान कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि जाधव केस में पाकिस्तान कोर्ट में सही ट्रायल हो और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मानकों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान से मांग की है कि वकील के नियुक्ति के लिए जाधव से जुड़े सभी दस्तावेज भारत को सौंपे। कानपुर के विक्रू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के करीबी और खजांची जय वाजपेयी के घर में रहने वाले 3 पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर के दरोगा राजकुमार खालिद और उस्मान अली को कानपुर आईजी ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर के ब्रह्मा नगर में जय वाजपेयी का विवादित मकान है। इसी विवादित घर में रहते हुए तीनों दरोगा उसकी मदद कर रहे थे।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें कि सीएम खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ लंबी दौर की मीटिंग हुई थी। खट्टर की मुलाकात के दूसरे दिन ही गजेंद्र शेखावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी के बाद सीएम खट्टर ने मुख्यमंत्री आवास में खुद को आइसोलेट करने का फैसला किया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत के मामले में सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को अपनी जांच में पहले हुई हाई प्रोफाइल मौतों से मदद लेनी चाहिए, जिसमें दुबई में हुई सुपरस्टार श्रीदेवी की संदिग्ध मौत को भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि दुबई के एक होटल के बाथरूम में गिरने से श्रीदेवी की मौत हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच का काम शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी आज सुशांत सिंह के फ्लैट पर जाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। बॉलीवुड में प्रोफेशनल रंजिश और माफिया के एंगल से भी जांच की जाएगी। सीबीआई टीम आज सुसाइड सीन को रिक्रिएट भी करेगी। सुशांत सिंह का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें रिया ने महेश भट्ट को मैसेज किया था, जिसके जवाब में महेश भट्ट ने कहा था कि अब पीछे मुड़कर मत देखना। रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि महेश भट्ट ने रिया को सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता तोड़ने की सलाह दी थी। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन हो गया है। असलम कोरोना महामारी से पीड़ित थे। उन्हें संक्रमण के चलते बीते दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था। असलम खान को सांस फूलने की शिकायत थी। दिलीप के एक और छोटे भाई एहसान की भी कोरोना से ग्रसित हैं। अस्पताल में भर्ती उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। लाख पहुंच गई है। देश में अभी तक 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि WHO ने 10 लाख आबादी पर प्रतिदिन 140 टेस्ट का सुझाव दिया था, जबकि भारत में हर दिन 10 लाख की आबादी पर 580 टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 29,04,000 के पार हो गई है। अभी तक 54,849 लोगों की जान जा चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में 61,873 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 68,518 मरीज बढ़े और 981 संक्रमित मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 90% मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी के अभी तक 2,27,20,294 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,54,06,504 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 7,93,708 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लाख संक्रमण के मामलों के साथ ब्राजील पहले नंबर पर बना हुआ है। बलिया में मास्क चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ सरेआम लाठी भांजने वाले एसडीएम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाठीचार्ज का वीडियो देखने के बाद बेलथरा तहसील के एसडीएम अशोक चौधरी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि एसडीएम मास्क पहनने वालों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ये भी नहीं देख रहे थे कि कौन मास्क पहना है और कौन नहीं, वो सिर्फ लाठियां भांज रहे थे। केंद्र सरकार ने 41वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। ये बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। इसमें राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से मांग करती रही है कि उनके हिस्से की जीएसटी समय से वापस नहीं की जा रही है, जिसके चलते राज्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। गाजियाबाद में 1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर धांधली और फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। गौरतलब है कि विजयनगर इलाके की जमीन को करीब 10 सालों से भूमाफियाओं के द्वारा खरीदा और बेचा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन जमीन पर करीब 250 लोगों के नाम रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। मोदी सरकार के द्वारा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का निजीकरण करने और अडानी समूह को देने का केरल में विरोध तेज पकड़ने लगा है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर निजीकरण नहीं करने की मांग की है। वहीं राज्य के कई इलाकों में लोगों ने निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एयरपोर्ट को अडानी को देने की मंजूरी दी थी। पंजाब में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि पंजाब में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगेगा। इसके अलावा शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू 31 अगस्त तक जारी रहेगा। शादी और अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी तरह का सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं होगा। तेलंगाना के श्रीशैलम स्थित टीएस जेंको पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे के बाद 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से 6 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्लांट के अंदर अभी भी 9 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसको लेकर राहत व बचाव कार्य जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने युवाओं के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 20 से 40 साल के युवाओं में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। युवा खुद भी संक्रमित हो रहे हैं और बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।
जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बावजूद सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में स्थानीय युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि ये सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यूपी सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में कुछ और राहत दी है। राज्य में खाद, बीज, कीटनाशक आदि की थोक और फुटकर दुकानें खुली रहने के आदेश जारी किए गए हैं। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू किए जाने वाले लॉकडाउन में भी खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना के चलते 150 दिन से बंद पड़ी मेट्रो का परिचालन सितंबर माह से शुरू करने की तैयारी है। अनलॉक 4 के पहले पखवाड़े में शर्तों के साथ मेट्रो को शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है। शुरुआत में सिर्फ इमरजेंसी सेवा और कुछ अन्य श्रेणी के यात्रियों को ही यात्रा की छूट मिलेगी, जिससे मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ एकत्रित न हो। कोरोना और लॉकडाउन में नौकरियां गंवाने वाले कर्मचारियों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसला हुआ है कि 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को 3 महीने तक औसत वेतन का 50% दिया जाएगा। इसको लेकर ESIC ने नियमों में ढील देने का फैसला लिया है, जिसमें उन लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। शेख ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के परमाणु बम भारत के असम तक निशाना बना सकते हैं। वहीं भारतीय मुसलमानों को बम से हमले से नुकसान नहीं होने का भी जिक्र किया है। फिलहाल शेख के इस बयान से भारतीय ही नहीं, पाकिस्तानी भी मजाक उड़ा रहे हैं। यूपी के देवरिया सदर सीट से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विधायक लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। जन्मेजय की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अखिलेश यादव, मायावती और अजय लल्लू ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेटर धोनी के बाद सुरेश रैना को भी चिट्ठी लिखी है। पीएम ने रैना के खेल की तारीफ की और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपके लिए रिटायरमेंट जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। वहीं क्रिकेटर रैना ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को शुक्रिया बोला है। रैना ने कहा कि वो खेल को राष्ट्रीय भावना मानकर अपने खून पसीने से सींच कर खेलते रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार को शराबबंदी का वादा पूरा करना अब टेढ़ी खीर लगने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बाद शराब को अनलॉक किया तो राज्य में शराब बिक्री कई गुना बढ़ गई है। आपको बता दें, सरकार ने शराबबंदी के लिए खुफिया रिपोर्ट मंगाई है। इसमें आशंका जताई गई है कि अगर राज्य में शराबबंदी की जाती है तो लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। देश की 247 कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों ने आज से विरोध की शुरुआत कर दी है। व्यापारियों ने विरोध के तौर पर आज से मंडियों में हड़ताल कर दी है। व्यापारी इस अध्यादेश को किसान और व्यापारी विरोधी बता रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जून में नया कृषि अध्यादेश लागू किया था, जिसे देश के किसानों के हित में बताया गया था। कोरोना वैक्सीन का निर्माण पूरा होने से पहले इसे बांटने को लेकर केंद्र सरकार योजना बनाने में जुटी है। किसी भी वैक्सीन के आने के साथ ही सरकार पहले ही 50 लाख डोज हासिल करेगी और इन्हें सबसे पहले सैनिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना के फ्रंट लाइन योद्धाओं को दिया जाएगा। सरकार इसको लेकर अभी से सप्लाई चेन निर्धारित कर रही है ताकि जरूरत के मुताबिक वैक्सीन लेने वालों की प्राथमिकता तय की जा सके। टिकटॉक ने अमेरिका में इस साल अब तक 3,80,000 से ज्यादा वीडियो डिलीट करने का दावा किया है। टिकटॉक ने वीडियो को भड़काऊ भाषण वाली नीति का उल्लंघन करने वाला बताया है। इसके अलावा टिकटॉक ने नफरत भरे 1300 से ज्यादा अकाउंट्स को भी प्रतिबंधित किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने के बाद जो बिडेन ने मतदाताओं के साथ आने की अपील की है। बिडेन ने कहा कि अमेरिका में लंबे समय से छाए अंधेरे को हम दूर करेंगे। बिडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक अमेरिकी लोगों को अंधेरे में रखा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और प्रदेश की शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की। उपराज्यपाल बनने के बाद सिन्हा ने पहली बार माता वैष्णो देवी का दर्शन किया। इस दौरान एलजी ने श्राइन बोर्ड की ओर से माता के श्रद्धालुओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा कैबिनेट ने राज्य में संस्कृत स्कूल खोलने के लिए 1000 स्कूलों को मंजूरी प्रदान की है। ये सभी मॉडल संस्कृत के तौर पर शुरू किए जाएंगे। इन स्कूलों में नए सत्र के दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए एक अलग से कैडर भी बनाया जाएगा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 5वें सत्र की आज फिर से शुरुआत हो गई है। विधानसभा की दूसरी बैठक में गहलोत सरकार ने 7 विधेयक को लाने की तैयारी की है। इसके साथ ही कोरोना चर्चा कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि कोरोना चर्चा पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल सदन में चर्चा के दौरान हंगामा होने के आसार बने हुए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि अब सड़क और तमाम कार्य कराने की मांग कर रहा है। क्या पता तब तक सितंबर में चुनाव की घोषणा हो जाए। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव कराने का पहले ही संकेत दे चुका है। अब नीतीश के बोलने से सितंबर में चुनाव की संभावना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्तमान और पूर्व विधायकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधायकों ने यात्रा कूपन भत्ता और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक विधायकों को 2 लाख रुपए का यात्रा भत्ता और कूपन मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल खेलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई है। आईपीएल टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाना है। आज शाम तक मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का यूएई पहुंचने की संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग खेलने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को संयुक्त अरब अमीरात में अब 6 दिन के आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वे पहले ही जैव सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी 17 सितंबर को विशेष विमान से यूएई पहुंचेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।